तो अब इसके आगे आता है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? अभी हमने तुमको एक बताया था उदाहरण कि जब हमने जैसे पानी में हमने चीनी घोल दी तो चीनी क्या होगा, पानी में घुल जाएगी। ठीक, अब घुल करके जो ये मिश्रण बना, ये कैसा मिश्रण होगा? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होगा, एक समांगी मिश्रण होगा। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई भी ऐसा समांगी मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की रचना एक समान होती है, उसे हम विलयन कहते हैं। और इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं विलायक। जैसे हम पानी में चीनी घोलेंगे शरबत बनाने के लिए, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे कि चीनी की मात्रा ज्यादा रखेंगे? बताओ। जी पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे। पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे। तो पानी को हम क्या कहेंगे? विलायक। विलायक। पानी को कहेंगे विलायक। और दूसरी हमने चीज क्या मिलाई है इसमें? चीनी। तो चीनी को क्या कहेंगे? विलेय। चीनी को हम कहेंगे विलेय। यानी चीनी घुल सकती है, चीनी घुलेगी। तो विलेय का मतलब ऐसी चीज जो घुलनशील हो उसको हम कहते हैं विलेय। जो चीज घुल सकती है उसको हम कहते हैं विलेय, और जिसमें घुलती है वो कहलाता है विलायक। या हम कहें कि जो अपने में घोल लेता है इसको, किसको? चीनी को, तो इसको हम कहेंगे विलायक। जिसमें विलेय पदार्थ घुलेगा, जिस पदार्थ में, उस पदार्थ को हम कहेंगे विलायक। और जो पदार्थ घुलेगा उसको कहेंगे विलेय। जो पदार्थ घुलेगा वो कहलाएगा विलेय, और जिसमें घुलेगा वो कहलाएगा विलायक। आई बात समझ में? तो विलयन के दो भाग हो गए, एक तो हो गया विलायक और एक विलेय। तो विलयन की एक परिभाषा यह भी कही जा सकती है कि विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। सामान्य रूप से विलयन जो होता है, बनाया जाता है, उसमें विलायक पदार्थ जो होता है कोई ना कोई द्रव पदार्थ ही होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव पदार्थ ही हो हमेशा विलायक। ठोस का ठोस में भी विलयन बन सकता है और ठोस का द्रव में भी विलयन बनाया जा सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से विलयन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम पानी में अगर नमक को घोलेंगे तो क्या होगा? इसमें विलायक कौन होगा और विलेय कौन होगा? सजी नमक होगा विलय और सजी पानी होगा विलायक। विलय नहीं, विलेय। 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 हाँ, तो नमक होगा विलेय क्योंकि नमक घुलेगा, और पानी क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है। तो ये बात समझ में आई, विलयन किसे कहते हैं? अब यस सर। जी सर। अब एक चीज होती है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब एक प्रयोग करके देखो। आधा गिलास पानी ले लो या एक गिलास पानी ले लो और उसमें तुम आधा चम्मच चीनी डालो या नमक डालो, घोल दो, क्या होगा? घुल जाएगा। घुल जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच चीनी और डाल दो, फिर क्या होगा? वो भी घुल जाएगी। फिर आधा चम्मच चीनी डाल दो। कई बार जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? हर बार चीनी घुलती चली जाएगी? बताओ। हाँ सर। हर बार चीनी घुल जाएगी? हाँ सर, घुल जाएगी। यानी अगर एक गिलास तुमने पानी लिया है तो उसमें तुम 2 किलो चीनी घोल सकते हो? नहीं सर। नहीं सर। तो फिर तुम क्यों कह रहे हो कि घुल जाएगी? तो फिर कैसे घुल जाएगी ये बताओ। फिर अगर ऐसा है तो फिर एक गिलास पानी में 2 किलो चीनी घुल जानी चाहिए। आधा आधा चम्मच करके हम बढ़ाते जाएं और 2 किलो चीनी पूरी घुला दे, उसमें घुल जाएगी? बताओ। नहीं घुलेगी ना। यानी देखो, पहली बार जब तुम चीनी को घोलोगे
तो बहुत जल्दी घुल जाएगी। दोबारा जब तुम चीनी घोलोगे तो उसको घुलने में पहले से कुछ ज्यादा समय लगेगा। यस सर। तिबारा जब घोलोगे तो और ज्यादा समय लगेगा। 4-5 बार में एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम घोलते रहोगे, चीनी घुलेगी ही नहीं। ऐसा क्यों होगा? तो इसको जानने से पहले ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चीनी घुलती कैसे है। चीनी कैसे घुलती है? तुमने पहले पाठ में पढ़ा था कि पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक। और द्रव पदार्थों में यह रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस पदार्थों से ज्यादा होता है। द्रव पदार्थों में यह रिक्त स्थान जो होता है वो ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ ज्यादा होता है, अंतराणु के स्थान। तो जो पानी है तुमने गिलास में लिया है, जो पानी के अणुओं के बीच में जो खाली जगह है, उस जगह में चीनी के अणु जो होते हैं वो फैलते हैं। तो पहली बार में तुमने पानी लिया, ठीक, तो पहली बार तो पानी में कहीं पर चीनी थी नहीं। जब चीनी घुली तो चीनी के अणु जो थे वो धीरे धीरे करके पानी की अणुओं के बीच जो खाली जगह थी उसमें फैल गए। तो कुछ जगह तो घिर गई, पानी के अणुओं के बीच में जितनी जगह खाली थी उसमें कुछ जगह तो घिर गई, हुआ ना। फिर उसके बाद तुमने थोड़ी चीनी और मिलाई तो थोड़ी और जगह भर गई, जो कुछ खाली रही होगी वो भी भर गई। थोड़ी और चीनी मिलाई तुमने तो थोड़ा बहुत वो भी घुल गई। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी के अणुओं के बीच में खाली जगह बिल्कुल नहीं बचेगी। तो जब पानी के अणुओं के बीच में खाली जगह बिल्कुल नहीं बचेगी तब फिर चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। चीनी जब घुलती है चीनी तो चीनी के अणु जो होते हैं वो पानी के अणुओं के बीच के खाली स्थान में फैलते जाते हैं। इस क्रिया को विसरण भी कहते हैं। तो विसरण के द्वारा चीनी जो होती है वो धीरे धीरे पानी में घुल जाती है। तो जब तक ये कब तक चीनी घुलती रहेगी? जब तक कि पानी के अणुओं के बीच में खाली स्थान शेष रहेगा। और जब पानी के अणुओं के बीच का खाली स्थान भर जाएगा सारा, तब फिर उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। अब भी हम थोड़ी सी चीनी और घोल सकते हैं। कैसे? इस मिश्रण को जो तुमने विलयन बनाया है चीनी का घोल, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो थोड़ी सी चीनी इसमें और घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी? क्योंकि गर्म करने से जब उसको तापमान मिलता है तो क्या होता है, द्रवों पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने से क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो इनके बीच में गति जो होती है ज्यादा तेजी से होने लगती है, तो खाली जगह थोड़ी और बढ़ जाती है। जब इनको गति ऊर्जा मिल जाती है तो इनके बीच की जगह जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जगह बढ़ जाने के कारण थोड़ी सी चीनी और घुल जाएगी। लेकिन ये चीनी तभी तक घुली रहेगी जब तक कि उसका तापमान उतना ही रहेगा। मतलब जो तुमने गर्म किया तो गर्म करने में उसका तापमान बढ़ गया होगा ना कुछ। तो बढ़ा हुआ तापमान जब तक बरकरार रहेगा तब तक वो चीनी घुली रहेगी। और जैसे ही तापमान उसका घट के फिर पहले जैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो जितनी चीनी एक्स्ट्रा घुल गई थी वो फिर नीचे बैठ जाएगी, वो तुमको दिखाई देगी। क्योंकि वो जो पानी के उस जगह में जो जगह बढ़ गई थी उसमें भर गए थे, वो जब जगह कम हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वापस नीचे आ जाएंगे वो। तो तुमको जमीन पेंदी में उसकी चीनी बैठी हुई दिखाई देगी। तो यानी इस प्रकार से जब वह विलयन जिसमें विलेय का और अधिक घुलना बंद हो जाए, विलेय पदार्थ घुलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे, घुलते जाएंगे, घुलता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि घुलना बंद हो जाएगा। उस स्थिति में जो विलयन होगा, इस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, होगा ना। इस स्थिति को कहेंगे संतृप्त। संतृप्त का मतलब अब ये पानी का विलयन जो है, वो पानी का जो विलायक था, ये पानी, इसके बीच में जो खाली जगह थी वो पूरी तरह से भर गई है। यानी वो पूरी तरह से ये विलयन कैसा है, संतृप्त हो गया है, तृप्त हो गया है। अब इसका पेट में खाली जगह नहीं बची है। जब तुमको बहुत जोर से भूख लगी होती है तो क्या करते हो, पहले शुरुआत में जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हो, जल्दी जल्दी और खाते हो, धीरे धीरे जैसे पेट भरता जाता है फिर धीरे धीरे खाते हो। और जब पेट बहुत ज्यादा भर जाता है, लालच अब भी आ रहा, कोई चीज अच्छी है खाने वाली, तो फिर धीरे धीरे करके उसको भी खाते हो। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, एक समय आता है तुम कहते हो भाई अब नहीं खा सकते, होता है ना। खाना खाने में भी यही होता है ना, कि एक स्थिति ऐसी आती है कि भाई अब हमारा पेट भर गया है, अब हम नहीं खा सकते, होगा ना।
तो ऐसे में Yes, क्या sir. कहते हैं, अब जो है ये पूर्ण तृप्त हो गया पेट हमारा, पेट जो है वो पूर्ण तरीके से तृप्त हो गया खा करके, अब और जगह नहीं कि हम और खा सकें। तो इसीलिए विलयन, संतृप्त विलयन क्या हुआ, जब तक उसमें चीनी घुलती जाएगी तब तक वो विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा और घोली जा सकती हो, ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे तुमने एक गिलास पानी में जब पहली बार जब आधा चम्मच चीनी डाली तो पहली बार तो वो घुल गई, विलयन बन गया, लेकिन ये विलयन क्या है, अभी तृप्त नहीं है, संतृप्त नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हम थोड़ी चीनी और घोल सकते हैं, अभी इसमें थोड़ी चीनी और घोली जा सकती है, वो भी घुल जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ी चीनी और घोली जा सके, तो यानी अभी इसमें चीनी घोली जा सकने की संभावना बनी हुई है, तो इसलिए ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। जबकि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। आई बात समझ में, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। Yes, sir जी, Yes, sir. समझ में आ गया। चलो फिर अब विलयन के गुण क्या क्या होते हैं, अब विलयन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो भी बनता है वो एक समांगी, समांगी का मतलब हर अंग समान, यानी कहीं से भी तुम विलयन का थोड़ा सा भाग लोगे तो उसमें कणों की संख्या उतनी ही होगी। कहीं से भी एक निश्चित मात्रा में अगर तुम थोड़ा सा हिस्सा लोगे उसका, तो उसमें कणों की मात्रा निश्चित ही होगी। जैसे हमने कहा कि ऊपर से हमने थोड़ा सा 1 चम्मच ले लिया, फिर नीचे से जाकर के 1 चम्मच निकाल के लाए, तो दोनों ही जगहों पर क्या होगा, कणों की मात्रा जो होगी वो लगभग बराबर ही होगी। तो ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। तो विलयन जो होता है वो कैसा मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। और विलयन के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर, 1 एनएम, एनएम का मतलब है नैनोमीटर। जैसे मीटर होता है, मीटर से छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी होती है मिलीमीटर, मिलीमीटर तो ऐसे ही छोटी करते चले जाओ तो 10 की घात 9, ये कहलाएगी नैनोमीटर। हाँ, तो इसको कहेंगे नैनोमीटर। यानी 10 के आगे हम कितने जीरो लगाएंगे, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरबवां भाग जो होगा मीटर का वो लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जब चीनी पानी में घुल जाती है तो क्या तुमको चीनी के अणु दिखाई देते हैं पानी में, बताओ। नहीं सर। या जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो क्या तुमको नमक के अणु तैरते हुए दिखाई देते हैं, नहीं सर, नमक के नहीं अणु दिखते दिखाई हैं। नहीं देते थे। तो यानी विलेय जब तक चीनी थी तब तक तो दिखाई दे रहे थे, तब तक तो चीनी तुम्हें दिख रही थी, लेकिन जब वो घुल जाती है तब फिर चीनी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो विलयन के जो कण होते हैं, विलेय के कण जो होते हैं विलयन में, वो उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और दूसरी बात, विलयन की क्या एक बड़ी खासियत होती है कि तुमने पानी में चीनी घोल ली, अब अगर तुम इस चीनी को वापस निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। अगर हम छन्नी से छाने तो क्या छान के चीनी अलग हो जाएगी, बताओ। अगर हम चीनी के विलयन को या नमक के विलयन को छान के सोचे हम इसका नमक के बाहर कर लें, अलग कर लें, तो क्या तुम अलग कर सकते हो, नहीं सर। नहीं कर सकते। यानी विलयन की एक खासियत यह भी होती है कि इस विलयन से हम विलेय के अणुओं को छान करके अलग नहीं कर सकते। तो फिर अलग कैसे कर सकते हैं हम, चीनी कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, ये बताओ। अभी इस पाठ में आगे पढ़ोगे, पढ़ना है अभी, कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस चीनी को। सर कर ही नहीं सकते हैं।
नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर उसको सर गरम करके कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, गरम करके। गरम Yes, करके कैसे? गरम करने से क्या होगा? जम जाएगी सर। गरम करने से क्या होगा? पानी जो होगा वो भाप बनके उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। लेकिन चीनी क्या भाप बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं। चीनी जो होगी वो बर्तन में बची रह जाएगी और चीनी फिर जमी हुई थी तुम्हें मिलेगी। बस चीनी जो तुमने पहले डाली थी बिल्कुल उसका उसके टुकड़े वैसे नहीं दिखेंगे बस, लेकिन चीनी तुम्हें ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगी। बस चीनी का रूप बदल जाएगा लेकिन रहेगी वो चीनी ही। जैसे पहले छोटे छोटे चीनी के दाने तुमको दिख रहे थे, अब वैसे दाने तो नहीं बनेंगे लेकिन होगा वो चीनी का पाउडर ही। पाउडर जैसा बचेगा लेकिन वो चीनी ही होगी। जैसे तुम चीनी को पीस लो तो समझ लो उसी स्थिति में आ गई बस। तो चीनी को हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको गर्म करके पानी को हटा देंगे वहां से और चीनी के कण बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम चीनी को अलग कर सकते हैं। तो विलयन की यह खासियत होती है कि विलयन से विलेय पदार्थों को हम छान करके अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और एक चीज और, तुमने जैसे पानी में तुमने मिट्टी घोली या चौक घोल दी मान लो, तो क्या होगा? चौक के कण जो होंगे पूरे पानी में फैल जाएंगे। उसके बाद तुम क्या करो? उसको ये एक तरह का विलयन बन गया, घोल बन गया, चौक का घोल बन गया। विलयन नहीं कहेंगे इसको, घोल बन गया। अब इस घोल को अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो क्या होगा बताओ? या मिट्टी घोल दी थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें कोई फर्क दिखेगा तुम्हें? पानी में एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें मिट्टी घोल दी या चौक घोल दी हमने और उसको अच्छी तरह से घोलने के बाद फिर रख दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया, आधे घंटे के लिए, तो क्या होगा? ऐसा कहीं भी देखा है करके? या कहीं ऐसा होता देखा है तुम्हें? नहीं देखा? नहीं सर। सोचो अच्छा क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अगर तुम सर अगर जब मिट्टी के टुकड़े डालेंगे तो सर मिट्टी के टुकड़े भी वैसे ही हो जाएंगे सर, मिट्टी पानी में मिल जाएंगे। पानी में मिल जाएंगे लेकिन पानी में वो घुलेंगे नहीं, विलयन नहीं बनेगा उसका। पानी में तुमको तैरते हुए दिखाई देंगे, वो मिट्टी के कण दिखेंगे ना? यस सर। अगर तुम पानी में मिट्टी घोलोगे तो पानी में मिट्टी के कण तुम्हें तैरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर तुम पानी में चीनी घोलोगे तो तुमको चीनी के कण तैरते हुए नहीं दिखेंगे कहीं, नहीं दिखाई देंगे। तो अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अगर हम उस विलयन को, उस घोल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे ऐसे किसी जगह पर, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा देखा कभी? यस सर, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे ना? देखा है कभी ऐसा कि नहीं बताओ? सर ऐसा उसमें देखा है सर, नाली में देखा है। हाँ कहीं देखा है। हम कहते हैं चलो मिट्टी हटा दो, बालू तुमने घोल दी पानी में, खूब कस के पानी हिला दिया बालू डाल करके एक मुट्ठी, और उसके बाद क्या हुआ? तुमने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर तक तो पानी जब तक हिलता रहेगा बालू तैरती रहेगी पानी में, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? सर बालू बैठ जाएगी नीचे से। बालू बैठ जाएगी नीचे, बालू नीचे बैठ जाएगी। यस सर। ठीक। क्यों बैठ जाएगी? क्योंकि बालू के कण भारी होंगे, बड़े बड़े कण होते हैं, दिखाई दे रहे हैं तुमको अपनी आंखों से, इसका मतलब वो कण बहुत बड़े हैं। बालू के कण तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहे हैं, मिट्टी के कण तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहे हैं, इसका मतलब वो कण जो है वो बहुत बड़े हैं। तो जब बड़े कण हैं तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा? वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे। लेकिन चीनी के अणु जो थे वो बहुत हल्के हैं, इतने छोटे हैं कि वो तुमको दिख ही नहीं रहे हैं, तो वो कण जो होते हैं वो कण नीचे नहीं बैठते। तो विलयन की एक अगली खासियत ये हो गई कि विलयन में जो विलेय के कण होते हैं या अणु होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बर्तन की पेंदी में बैठते नहीं हैं। आई बात समझ में? विलयन की एक खासियत ये भी है कि विलयन में विलेय के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी बर्तन की पेंदी में बैठते नहीं हैं। ठीक है। अर्थात इसलिए कहा जाता है कि विलयन जो है ये स्थायी होता है, परमानेंट होता है, हमेशा विलयन बना रहेगा।
पानी में तुमने मिट्टी घोली तो जब तक तुम उसको हिलाते रहोगे तब तक तुम्हें विलयन घोल जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसको तुम हिलाना बंद कर दोगे, रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद मिट्टी सब नीचे बैठ जाएगी। तब फिर वो विलयन कहाँ रह गया? तब तो पानी अलग हो गया, मिट्टी अलग है, ऊपर ऊपर से तुम पानी निकाल लो अपना, मिट्टी नीचे रह जाएगी। होगा कि नहीं? तो इस तरह से हम पानी और मिट्टी को अलग कर सकते हैं, लेकिन और चाहे तो हम छान के भी अलग कर सकते हैं। किसी महीन कपड़े से छान लो तो मिट्टी छन जाएगी, सब पानी अलग हो जाएगा। लेकिन हम चीनी के विलयन को छान के अलग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। होगा ना? तो इस प्रकार का विलयन जो होता है उसको हम कहते हैं स्थायी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ऐसे विलयन को हम कहते हैं स्थायी विलयन। परमानेंट विलयन है ये। स्थायी का मतलब परमानेंट। ठीक है? तो ये सब होते हैं विलयन के गुण। क्या क्या गुण हुए? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें छान करके अलग नहीं किया जा सकता है। और विलेय के कण जो होते हैं किसी विलयन में रख देने पर उसके बर्तन की पेंदी में बैठते नहीं हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण बर्तन की पेंदी में बैठते नहीं हैं। एक चीज और होती है, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कुछ विलयन ऐसे होते हैं, अगर हम उस विलयन को किसी कांच के बड़े बर्तन में रखें और उस बर्तन में हम टॉर्च से रोशनी डालें, तो क्या होता है कि जब रोशनी प्रकाश जो है जब उन कणों पर पड़ता है तो वो इधर उधर फैल जाता है, इधर उधर फैल जाता है। तो बर्तन के अंदर तुम्हें प्रकाश की लकीर नहीं दिखेगी, यानी प्रकाश जो होता है उस बर्तन के आर पार जो है वो नहीं जा पाता है, उस बर्तन के आर पार नहीं जा पाता है। बल्कि जबकि कुछ विलयन ऐसे होते हैं कि उनमें अगर हम टॉर्च की रोशनी डालें या प्रकाश की किरण उस पर हम डालें तो क्या होता है, उसके आर पार चला जाता है और उस बर्तन के अंदर भी हमको प्रकाश की लकीर दिखाई देती है। जैसे तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो, कहीं पर जरा सा खिड़की में कहीं छेद हो, वहां से धूप आ रही, तुमको धूप की लकीर दिखती है? दिखती है कि नहीं? बताओ। ऐसा जब कभी कमरे में तुम खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो और कहीं अगर खिड़की में कहीं दरवाजे में कहीं झिरी है या छेद है तो वहां से अगर रोशनी धूप आ रही होगी तो तुमको धूप की लकीर दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। और उस धूप की लकीर में तुमको छोटे छोटे कण भी तैरते हुए दिखाई देते हैं हवा में, क्योंकि वो कण जो होते हैं वो धूप पड़ने के कारण चमकने लगते हैं। बाकी कमरे में अंधेरा होता है, सिर्फ उतनी जगह पर प्रकाश होता है तो वो कण तुमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे वहां पर तुमको वहां पर प्रकाश की एक लकीर दिख रही है, ऐसी ही लकीर प्रकाश की जो होती है वो उस विलयन के अंदर भी दिखती है। ऐसी ही लकीर जो होती है वो उस विलयन के अंदर भी दिखती है। इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। और प्रकाश जो है वो उस विलयन के आर पार जाकर के दीवार के दूसरी तरफ तुमको उस पर प्रकाश का घेरा बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे टॉर्च जलाएं दीवार पर तो दीवार पर एक घेरा जैसा बनता है छोटा सा प्रकाश का, है तो ऐसे ही। लेकिन अगर उसके बीच में हम कोई घोल रख दें और घोल से होकर के प्रकाश गुजारे तो घेरा नहीं बनेगा। लेकिन कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा होता है, उस विलयन के आर पार निकल जाता है प्रकाश। तो ऐसे इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी ऐसा प्रभाव या वह गुण, किसी विलयन का वह गुण जिसमें वह प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित नहीं करता है। प्रकीर्णित मतलब बिखरता नहीं है, प्रकाश के किरणों को बिखेरता नहीं है और प्रकाश की किरणें उस विलयन के आर पार चली जाती हैं। इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है? इस प्रभाव को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। दिख रहा है ये टिंडल प्रभाव। लेकिन और जिन विलयनों में प्रभाव दिखता है उनको कहते हैं कोलाइडी विलयन। ये एक अलग प्रकार के विलयन होते हैं, अभी बताएंगे आगे। कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। मतलब कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं विलयन जिनसे होकर के अगर हम प्रकाश को गुजारें तो उसके आर पार
चला जाता है और विलयन में भी तुमको प्रकाश की लकीर बनी हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके अलावा जो विलयन होते हैं, जहां पर अभी जो तुम ये विलयन पढ़ रहे हो, पानी में चीनी का विलयन, पानी में नमक का विलयन, ये विलयन जो होते हैं इनमें टिंडल प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। यानी अगर हम एक बड़े कांच के बर्तन में एक चीनी घोल कर रख भी देंगे, उस पर टॉर्च डालेंगे अगर, तो दूसरी तरफ प्रकाश की किरण नहीं जा पाएगी और विलयन के अंदर भी तुमको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। बस वहीं तुम्हारे बर्तन की दीवार से टकरा करके वो इधर उधर सब कहीं फैल जाएगा, फिर वो आगे प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो जो विलयन होते हैं, इस विलयन का गुण ये होता है कि ये इनमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, यानी प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देते हैं। आई बात समझ में? तो विलयन के ये 4-5 गुण हो गए, ये भी अच्छे से याद करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संतृप्त विलयन हो गया, असंतृप्त विलयन हो गया, विलयन के गुण हो गए, विलेय विलायक सब हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं एक दूसरे प्रकार का विलयन, ये दूसरे प्रकार का घोल जो अभी हम तुमको बात कर रहे थे कि जैसे पानी में हमने मिट्टी घोली थी, पानी में मिट्टी घोली थी तो हमें क्या दिखा था? पानी में मिट्टी घोली थी तो क्या दिखा था? तैरते हुए तुमको मिट्टी के कण दिखाई देते हैं। और चीनी में क्या होता है? चीनी के कण जो होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे घोल को हम कहते हैं निलंबन, इसको विलयन नहीं कहते हैं। पानी में हमने मिट्टी घोली तो ये क्या बन गया? निलंबन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन। ऐसे घोल को हम कहते हैं निलंबन, यानी ऐसा घोल जिसमें, या ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण तैरते हुए दिखाई देते रहते हैं, ऐसे घोल को हम कहते हैं निलंबन। और ये घोल कैसा होगा? ये समांगी नहीं होगा। विलयन हमेशा कैसा होता है? समांगी होता है, लेकिन निलंबन जो होगा वो कभी भी समांगी नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ तैरते रहते हैं तो कभी की एक तरफ ज्यादा हो गए, कभी एक तरफ कम हो गए, तो इस वजह से ये विलयन जो होता है वो समांगी नहीं हो सकता कभी। समांगी विलयन वही होगा जिसमें हर जगह पर कणों की संख्या बराबर बनी रहे लगभग। तो जब हम पानी में मिट्टी को घोलते हैं तो मिट्टी के कण जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं सब तरफ, तो तैरते रहते कभी एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं, कभी कहीं कम हो जाते हैं, कभी, तो ये संख्या जो होती है एक जगह, उनकी सबकी सब जगह बराबर नहीं होती है, इसलिए ये मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी होगा। अच्छा, दूसरी बात, विषमांगी इसमें जो होता है, चूंकि कण पानी में तैरते रहते हैं इसलिए ये पानी के अणुओं के बीच वाली जगह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसमें घुस ही नहीं सकते। अगर वो उसमें घुस जाए तब तो फिर वो घुले कहे जाएंगे, क्योंकि ये घुलते नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके आकार बड़ा होता है और ये अणुओं के बीच खाली स्थान में नहीं भर पाते हैं, इसलिए ये पानी में इधर तो तुमको तैरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक। और अगर हम पानी में मिट्टी डालेंगे तो पानी का लेवल भी ऊंचा हो जाएगा ना। अगर पानी, हमने इस गिलास में पानी लिया, इतना पानी भरा था, मान लो ये गिलास है और इसमें यहां तक पानी भरा था, अगर हम इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी डालने से क्या होगा? पानी का तल जो होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा ना। बताओ, अगर पानी में हम मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी का लेवल जो होगा उस बर्तन में थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। क्यों? उस गिलास के अंदर की कुछ जगह मिट्टी घेरेगी, तो जितने जगह मिट्टी घेरेगी, जितना आयतन मिट्टी घेरेगी, उतना स्थान जो है पानी ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तब क्या होता है? तब वहां पर पानी का तल नहीं बढ़ता है। अगर हमने गिलास में पानी इतना भरा है और इसमें हमने चीनी डाली 1 चम्मच, और चीनी ये घुल जाती है जब, तो घुलने के बाद क्या होगा? पानी का लेवल इतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि चीनी ने गिलास की जगह नहीं ली है। गिलास में तो जहां तक पानी भरा है वो उतना ही रहेगा। चीनी ने कौन सी जगह घेरी है? पानी के अणुओं के बीच जो जगह है, तो वो तो पहले अभी भी यहाँ पर है, वो तो अभी भी है, तो पानी का लेवल तो यहीं तक रहेगा। जो इसके बीच में खाली जगह होगी यहाँ पर अणुओं के बीच में, वहां पर चीनी पहुंच जाएगी। तो इसलिए क्या होगा? पानी का लेवल यहाँ पर नहीं बढ़ता है। किसी भी समांगी विलयन में जब हम कोई विलेय घोलते हैं तो विलायक के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि निलंबन में क्या होगा?
निलंबन में क्या होगा, अगर हम एक गिलास आधा गिलास पानी में अगर हम 2 चम्मच या 1 चम्मच मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। कौवे वाली कहानी सुनी है? घड़े में पानी था और पानी कैसे ऊपर आया था? सर उसने कंकड़ डाले थे, तो कंकड़ डालने से क्या हुआ था, कंकड़ों ने घड़े की जगह घेरी, तो जब वो पानी के अंदर की जगह घेरी तो पानी उतना खिसका अपनी जगह से, तो ऊपर बढ़ गया। और कंकड़ डाले उसने और पानी ऊपर बढ़ गया। तो इस तरीके से पानी ऊपर तक आ गया था, उसने पानी पी लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंकड़ जो है वो पानी के अणुओं के बीच वाली जगह को नहीं घेर रहे हैं। जो ये कण है यहाँ पर मिट्टी के, ये पानी के अणुओं के बीच वाली जगह में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ जाता है और वो गिलास की जगह घेरते हैं। वो गिलास की जगह घेरेंगे तो क्या होगा, गिलास में पानी का तल ऊपर बढ़ जाएगा। और इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं, चीनी को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो निलंबन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें निलंबित कण देखे जाते हैं। निलंबित कण का मतलब है तैरते हुए कण, इसीलिए इसको निलंबन कहते हैं। निलंबन का मतलब इसमें जो विलेय के कण होते हैं वो निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब टंगे रहते हैं हवा में, वो पानी में या द्रव में टंगे रहते हैं, जमीन तक नहीं जाते हैं, तैरते रहेंगे। या जो भारी, अगर कोई ऐसे कण है जो भारी हैं तो वो जमीन तक उसकी पेंदी में बैठ जाएंगे। जो अगर वो हल्के कण है तो वो बैठेंगे नहीं, लेकिन वो तैरते रहेंगे जब उसके द्रव में। तो इसमें कण जो होते हैं निलंबित रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं, और प्रकाश की, ये कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो यहां पर भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है, जहां पर भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जब इसको हम शांत छोड़ देते हैं तो अगर इसमें भारी कण होते हैं तो वो उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। और इन कणों को छान कर हम अलग कर सकते हैं। चीनी के घोल में क्या बताया था कि उसको हम छान करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन के कण ऐसे होते हैं जिनको हम छान के अलग कर सकते हो ना। पानी में बालू मिल गए तो बालू को तो छान सकते हो नहीं। पानी में मिट्टी मिल गई, मिट्टी को छान के अलग किया जा सकता है। पानी में भूसा मिल गया तो क्या हुआ, पानी में भूसी मिला दी तुमने तो उसको, भूसी को छान के अलग कर सकते हो कि नहीं? नहीं सर जी, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। पानी में अगर भूसी मिल जाए तो तुम उसको छान के अलग नहीं कर सकते हो? जी कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, तुमको महीन छेद वाली छन्नी लेनी पड़ेगी या कपड़ा लेना पड़ेगा, छन्नी का आकार देखना पड़ेगा कि कैसा है। जिस छन्नी से तुम छान रहे हो उस छन्नी के छेद कैसे हैं इस पर निर्भर करेगा कि तुम छान पाओगे कि नहीं। होगा ना? अब तुम वो जिसमें दाल छानी जाती है वो वाला चलना देखा है तुमने, बड़ा बड़ा, या जिससे मोरन छानी जाती है उसको वाला चलना देखा है जिसमें मोरन छानी जाती है। अब उस चलने से अगर तुम मिट्टी का घोल छानोगे तो नहीं छान पाओगे। तुमको ये भी तो देखना है कि जो कण उसमें घुले हुए हैं उनका साइज क्या है, उसी हिसाब से तो तुमको छन्नी रखनी पड़ेगी। यस सर जी। तो छन्नी के द्वारा हम छान सकते हैं, लेकिन छन्नी का आकार देखना ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस है कि तुम्हारी बुद्धि का काम करेगी कि तुम कौन सी छन्नी से छानोगे। अब मोरन छानने वाली चलनी से तुम मिट्टी का घोल थोड़ी छान पाओगे। हाँ, बड़े बड़े कण जो उसमें रुक जाएं वही तो छानोगे तुम। तो उचित प्रकार की छन्नी को लेकर के हम इन निलंबन के कणों को हम अलग कर सकते हैं, छान करके अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। विलयन और निलंबन में बहुत सारे अंतर हो गए, कई अंतर हो गए। जो गुण विलयन के होते हैं वो गुण निलंबन के नहीं होते। आई बात समझ में? तो ये विलयन हो गया और निलंबन हो गया। अब आज का पढ़ाई सिर्फ इतनी ही। अब इसके बाद फिर अब शेष भाग कल पढ़ाएंगे। ठीक है।